हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज से आपको फिर से हम भूगोल पढ़ाएंगे, जिसमें पाठ 4 कृषि पढ़ाएंगे। भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों की भारत प्राचीन काल से क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है। इसकी 2/3 से जनसंख्या लगभग क्या है, कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है, यानी हमने से पहले भी आपको बताया था, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में हमने आपको बताया था, जिसमें कृषि जो कार्य आता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न यानी खाने के लिए आपको भोजन प्राप्त, अनाज प्राप्त करती है, आपको खाद्यान्न देती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, यानी आपको अनाज तो प्रदान करती ही है, साथ में अन्य उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास। इस तरह बहुत से उद्योग हैं जिसके लिए ये क्या है, कच्चा माल प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादकों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत शुरू से ही, प्राचीन समय से ही कृषि करता चला आ रहा है। इस आधार पर भारत में कृषि के कई प्रकार हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। समय के साथ साथ खेती के तरीकों में बदलाव आया है, यानी प्राचीन समय के और आधुनिक समय में कृषि के कार्यों में बदलाव आया है। कृषि को कितने भागों में बांटा गया या कृषि के कितने प्रकार हैं? सबसे पहला आपका आता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा आता है गहन जीविका कृषि, और तीसरा आता है आपका वाणिज्य कृषि, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे आरंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। इसमें भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी से कृषि की जाती है। दूसरा पॉइंट है, यह खेती परिवार की मदद से की जाती है, यानी इसमें परिवार के सदस्य ही मिलकर इस कार्य को करते हैं। और प्राचीन परंपरा से जो प्राचीन औजार होते हैं, जैसे लकड़ी का हल है, खुदाई की छड़ी है, इन कार्यों से, इन शस्त्रों के अस्त्रों के द्वारा कृषि की जाती है। इस फसल से केवल परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसमें कर्तन दहन प्रणाली या झूम खेती प्रणाली आती है, यानी ये सिर्फ फसल जो की जाती है अपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत कर्तन दहन प्रणाली, या जिसे झूम खेती भी कहते हैं, वो आती है। अब आता है कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है मैम। तो कर्तन माने काटना और दहन माने जलाना। पेड़ों को जला काट कर उसको जलाना, ये कहलाई जाती है आपकी कर्तन दहन प्रणाली। इसके अंतर किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है, यानी यहाँ पर एक परिवार या कुछ समुदाय के लोग कुछ जमीन के टुकड़ों से वृक्षों को काटकर उन वृक्षों को जलाकर उस जमीन पर कृषि करते हैं, अनाज पैदा करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर खेती के लिए दूसरी भूमि तैयार करते हैं। यानी जब 2-3 साल में उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो वो लोग उस जमीन को छोड़कर दूसरी जमीन पर जाकर वनों को काटकर, उस वनों को जलाकर, भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि करते हैं। इसमें किसान की उर्वरता का प्रयोग नहीं करते हैं। इस कृषि में उत्पादन कम होता है, यानी ये प्राचीन परंपरा है। इसमें लोग उर्वरकों का और सिंचाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ आपकी वृक्षों को काटकर उनको जलाकर उपजाऊ बनाकर की जाती है। सिंचाई के भी आधुनिक साधन इनके पास नहीं होते। ये लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं या वर्षा पर निर्भर रहते हैं। भारत में भी ये प्रारंभिक की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमाचल क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम
खेती के नाम से जानी जाती है। झूम खेती इसलिए इसको कहते हैं कि ये जगह बदल बदल कर की जाती है, इसीलिए इसे झूम खेती भी कहते हैं। अब आता है आपका गहन जीविका कृषि। यह कृषि वहां की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, भूमि का क्षेत्रफल कम होता है, उन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी अधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता अधिक हो। इसीलिए इसे गहन जीविका कृषि कहते हैं, यानी ये जीविका के साथ साथ कुछ बाजार में बेचने के उद्देश्य से भी इस फसल को किया जाता है, इसलिए इसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। तीसरा आपका आता है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि, इसके तहत जितनी भी फसल उगाई जाती है सभी बाजार में बेचने के उद्देश्य से की जाती है, यानी वाणिज्य खेती का मुख्य उद्देश्य ही होता है फसल को बाजार में बेचना। इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, यानी अधिक पैदावार करने के लिए इसमें उत्तम किस्म के बीजों का, उर्वरकों का एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। जैसे आप अपने क्षेत्र में भी देखते हैं कि एक वर्ष में कई फसलें मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती हैं, तो एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें भी बोई जाती हैं। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है, यानी वाणिज्यीकरण का जो स्तर होता है वो अलग अलग स्टेटों में या राज्यों में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, यानी एक मार्केट में या बाजार में बेचने इनका मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, यानी उड़ीसा में ये एक जीविकोपार्जन यानी अपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उगाया जाता है, जबकि पंजाब और हरियाणा साइड चावल की पैदावार जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल को बेचना होता है। अब आता है आपका रोपड़ कृषि। जब एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो उसे रोपड़ कृषि कहते हैं, जैसे गन्ना, रबड़, चाय, केला आदि। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में कई वर्षों तक एक ही फसल को बोया जाता है, जिसे हम कहते हैं रोपड़ फसल, जिसमें आपका आता है गन्ना, रबड़, चाय, केला आदि। दूसरा पॉइंट है इसमें अत्यधिक पूंजी की और श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी रोपड़ कृषि में जो है इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे चाय की पत्ती को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, सुखाने के लिए, रबड़ का रस निकालने के लिए उसको केमिकल डाल के फिर रबड़ बनाने के लिए भी कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, यानी रोपड़ कृषि जो की जाती है अधिकांश जो होता है इसका मुख्य उत्पादन जो होता है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब आता है आपका मौसमी फसलें, यानी मौसम जो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मौसमी फसलें, मौसम के अनुसार फसलें बोना। जैसे हमने अभी ऊपर आपको बताया थी कि एक ही भूमि में वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं मौसम के अनुरूप, तो वही चीज़ इसमें आ जाएगी कि मौसमी फसलें यानी एक वर्ष में मौसम के अनुसार फसलें बोना, जिसमें आपकी आती है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसमें सबसे पहला आता है रबी की फसल। शीत ऋतु यानी अक्टूबर दिसंबर के बीच बोई जाती है ये, और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल जून के मध्य इसको काटा जाता है। यानी रबी की फसल जो होती है शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इसको काट लिया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आता है गेहूँ, मटर, चना, ये सारी फसलें रबी की फसलें हैं। दूसरा खरीफ की फसल, मानसून की पहली बौछार जून और जुलाई में बोया जाता है, सितंबर और अक्टूबर में इसको काटा जाता है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं। अब आप देखेंगे कि शीत ऋतु में आपको मक्का भी मिलेगा, ज्वार भी मिलेगा, बाजरा भी खाने को मिलेगा, नए चावल मिलेंगे। तो ये सारी आपकी क्या होती है, खरीफ की फसलें कहलाई जाती हैं। तीसरा आपका आता है जायद की फसल। रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं ये। तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां आदि इसके अंतर्गत आती हैं। मई से जुलाई या सितंबर से दिसंबर के बीच में इनको बोया जाता है। इस प्रकार आपने कृषि में आज इतना पढ़ा। शेष नेक्स्ट वीडियो में। बाय।